आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी की 114 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 115 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस खतरे की वजह से हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि वहां रुक कर अपने मौसन का शुक्रिया अदा करते, लिहाजा हवालात से निकलते ही हमने उसकी बताई हुई समत में तोड़ लगा दी और आनन फानन में उसके बताए हुए दोनों मोड़ घूमकर उस बंद दरवाजे पर पहुंच गए जिसके पार असादी हमारी मुंतज़िर थी। उस दरवाजे के पार एक तंग सी गली थी जिसके इख्तिताम पर अहाते की दीवार थी। उस वक्त हम दोनों के बदन में न जाने कहाँ की सुरात पैदा हो गई थी कि हम दोनों ही एक दूसरे से कोई मदद लिए बगैर तकरीबन बैक वक्त दीवार की दूसरी जानब कूदे थे। जमीन से पैर लगते ही मैंने फुटपाथ के सहारे एक लंबी सी स्याह कार की झलक देखी थी। फिर दीवार से चिपका हुआ एक इंसानी साया अलग होकर मेरी तरफ झपटा और उससे कबल के मैं दीवार से कूदने के बाद अपना तवाज़ुन दुरुस्त करता कनपट्टी पर किसी सख्त चीज से ज़रब लगाई गई और मेरा ज़हन तारीकियों की अथाह तलतल में डूबता चला गया। मगर पूरी तरह आवाज़ खो बैठने से कबल मेरे कानों में सुल्तान शाह के कराहने की आवाज़ आई थी, जिसका मतलब था कि उसका हशर भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं हुआ था। दोबारा होश आया तो समा ही कुछ और था। मैं एक वसीअ अरीज़ और आरास्ता ख्वाबगाह में नर्म बिस्तर पर मौजूद था और उस दोहरे बिस्तर पर मेरे करीब सुल्तान शाह बेसुध पड़ा हुआ था और हमारे लिबास बदले हुए थे। होश में आ जाने के बाद मुझे अपनी बाईं कनपट्टी किसी फोड़े की तरह दुखती हुई महसूस हो रही थी। ज़रब खाते ही मेरे जहन में पहला खदशा यही आया था कि शायद हमारी फरार की कोशिश नाकाम हो गई थी और दीवार के करीब मौजूद पुलिस के हिफाजती अमले ने हमें बेहोश करके बेबस कर दिया था। लेकिन दोबारा आंख खुलने पर उस अंदेशे की नफी होगी। अगर हम दोबारा पुलिस ही की तहवील में आए होते तो उन्होंने हमें पुरतकल्लुफ़ ख्वाबगाह के बजाय उस 12 हवालात के नंगे फर्श पर ही डाला होता। फिर उस ख्वाबगाह में कालीन और पर्दों से फर्नीचर तक हर चीज़ उस कदर बेशकीमत और नफीस थी कि बरतानिया जैसे मुल्क में आवामी पैसे से सरकारी एहलकार ऐसी शाह खर्चियों की जिसारत भी नहीं कर सकते थे। मेरे लिए यह ख्याल बहुत तकवीत का बायस था कि हम जहाँ कहीं भी थे पुलिस की तहवील में नहीं थे। ये सोचते हुए मैंने बिस्तर छोड़ दिया और नर्म कालीन पर नंगे पाँव चलते हुए कमरे में सिगरेट तलाश करने लगा, जिसकी तलब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। कई दर्जों और गोशों में झांकने के बाद बिल आकर बेड साइड टेबल की तरफ मुतवज्जा हुआ तो वहां ऊपर की दराज में सिगरेट के कई नए और नीम इस्तेमाल शुदा पैकेट मौजूद थे। मैं सिगरेट सुलगाकर आराम से एक गोशे में पड़ी हुई आरामदेह कुर्सी पर जा बैठा और गुजरे वाकयात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करने लगा। जोड़ी की चालाकी और मकारी में जहन में नक्श थी और हमें हवालात से फरार में जिस तरह मदद मिली उसमें जोड़ी का कलीदी करतार नजर आ रहा था। पुलिस के अलावा मेरे सामने 2 फरीक थे, जिनमें से वीरा की हमदर्दियां मेरे साथ थीं और शीम मेरे लहू की प्यासी थी। उनमें ले दे के वीरा ही को मेरी रहाई से दिलचस्पी थी और गालबन वो सारी कार्रवाई उसी के इशारे पर अमल में आई थी। लेकिन उस पूरी कहानी में मेरा और सुल्तान शाह की बेहोशी का किस्सा फरार की हमदर्दाना कार्रवाई से मेल नहीं खाता था। अगर थाने की दीवार के साथ मौजूद लोग हमारे हमदर्द और वीरा के साथ ही थे तो उन्हें हमको बेदर्दी के साथ बेहोश करने की जरूरत ही नहीं थी। उन हालात में वो लोग जो हमें हदायत देते हम उन पर बिल्ला चूचरा अमल करते और उनके बोझ ढोने की बजाय खुद अपने कदमों से चलकर सुरात के साथ उनकी लाई हुई गाड़ी में सवार होते। सुल्तान शाह के होश में आने तक मैं मुसलसल इसी नुक्ते पर गौर करता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सुल्तान शाह होश में आते ही मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाता हुआ बिस्तर से नीचे कूदा था, मगर फौरन ही धमक के बायस सर की चोट में उठने वाली टीसों के बायस उसका चेहरा बिगड़ गया था और वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर वहीं मसहरी के किनारे पर बैठ गया था। हम कहाँ पहुंचे हुए हैं? उसने वही बैठे बैठे भराई हुई आवाज में सवाल किया। फिलहाल अपनी चटकती हुई खोपड़ी पर इतना जोर न तो, मैंने हल्के फुल्के लहजे में कहा। फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि हम शरीफ और मेहरबान लोग में हैं जिन्होंने हमें यह आरामदेह ख्वाबगाह फराहम की हुई है। तो क्या तुम्हारी भी अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई? उसने मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। मैं अभी चंद मिनट पहले ही होश में आया हूँ, मैंने उसे हाथ से अपने करीब आने का इशारा करते हुए कहा। ये शरीफ लोग बड़े अजीब हैं कि अपने मेहमानों की खोपड़ियाँ दागदार करके उन्हें बुलाते हैं। वो बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ मेरे करीब पड़ी हुई दूसरी कुर्सी पर आ बैठा। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैंने अपना दाहिना हाथ उसके कान के करीब ले जाकर धीमी आवाज में कहा, जब तक ये लोग सामने ना आ जाएं, वीरा का नाम जुबान पर न लाना। उसने मुझे यूं घूर कर देखा जैसे मेरी सही दिमागी का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर बोला, अगर वो लोग सामने नहीं आए हैं तो हमें इस कमरे से निकलकर उन्हें तलाश करना चाहिए। मुझे शिद्दत से भूख भी महसूस हो रही है। मैं नजरें उठाकर वाल क्लाक की तरफ देखा जिसकी सुइयां 10 बजा रही थी, लेकिन खिड़कियों पर पड़े हुए दबीज पर्दों के पीछे यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उस वक्त दिन था या रात, और अगर दिन था तो वही दिन था या हमें थाने से बाहर बेहोश हुए 24 घंटों से ज्यादा गुजर चुके थे। मुझे होश आते ही मेरे जहन में सिगरेट की तलब यूं सवार हुई थी कि मैं सब कुछ भूल गया था, मगर सुल्तान शाह के जिक्र करने पर एहसास हो रहा था कि मेरे मैदे की हालत भी उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी।
मैंने उठकर करीबी खिड़की का पर्दा सरकाकर बाहर के माहौल से दिन या रात का अंदाजा लगाना चाहा, लेकिन खिड़की पर लगे हुए शफाफ शीशे के पीछे बाहर की तरफ लगे हुए ब्लाइंड्स इस तरह गहरे थे कि ना बाहर का जायजा लेना मुमकिन था और न उनके दरमियान से रोशनी की किरण अंदर आ रही थी। दूसरी खिड़की की भी यही सूरत थी। यहाँ तो दिन रात का भी पता नहीं चल रहा। सुल्तान शाह मेरे अकब से बड़बड़ाया, अब नकासी के रास्ते पर भी तबाह आजमाई किए लेते हैं। मैंने तशवीश आमेज़ लहजे में कहा। वक्त गुजरने के साथ मुझे कुछ शुबा होने लगा था कि हवालात से हमारा फरार किसी साजिश के तहत अमल में आया था और हमें एक चूहेदान से बाहर हाँक कर दूसरे पिंजरे में फांस लिया गया था। नकासी का रास्ता खिलाफ तवक्का खुला हुआ था। दरवाजे के हैंडल पर हल्का सा दबाव डालते ही पट खुल गया और हम दोनों मोहतात अंदाज में ख्वाबगाह से बाहर निकल गए। बज़ाहिर उस मकान में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा जीरू मौजूद ना हो। उसके अलावा मकान की साख्त कुछ ऐसी थी कि अंदर रहकर बाहर के माहौल के बारे में अंदाजा लगाना नामुमकिन था। जहां जहां भी शीशे की खिड़कियां थीं उन पर बाहर ब्लाइंड्स गिरे हुए थे जो गालबन आहिनी और बहुत मजबूत थे। मकान से निकासी का मजबूत दरवाज़ा मुकफ़िल और उस कदर मजबूत था कि गैर मामूली तोड़ फोड़ और जोर आजमाई के बगैर उसे जुम्बश देना भी मुहाल नजर आ रहा था। किचन में फ्रिज और डीप फ्रीजर में खुर्दोनोश का सामान इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद था कि हम कई हफ्ते बेफिक्री के साथ गुजार सकते थे। और हैरत की बात थी कि मकान वीरान होने के बावजूद किचन में ऐसी अलामात मौजूद थी जैसे वो मुसलसल जेर इस्तेमाल रहता आया। खुर्दोनोश का सामान देखते ही सुल्तान शाह की भूख चमक उठी और वो वहीं अड़ गया, मगर मैं आतिश शिकम सर करने से पहले पूरे मकान का जायजा लेना चाहता था। लिहाजा मुझे वहीं वाश बेसिन में मुंह हाथ धोता छोड़कर किचन से आगे बढ़ गया। आखिरी ख्वाबगाह से मुल्हिक स्टडी रूम में दाखिल होते ही मेरे कदम जमीन पर कड़ कर रह गए थे। किताबों से भरी हुई दीवार की अलमारियों के दरमियान पड़ी हुई मेज पर एक लड़की दुनिया और माफिया से बेखबर दरवाजे की तरफ पुश्त किए कुर्सी पर तराज किसी किताब के मुताले में मुनहमिक थी। मैंने आहिस्ते से कनकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की और वह हड़बड़ाकर यूं मेरी तरफ पलटी थी जैसे उसकी पुश्त पर कोई धमाका हुआ हो। निगाहें चार होती उसके चेहरे पर खिफत अमेज मुस्कुराहट नमूदार हुई थी और मैं उसे वहां देखकर शश्तर रह गया था, क्योंकि वह एमी फ्रांसिस नामी वही क्रिश्चियन लड़की थी जिसने कराची से रोम तक मेरे साथ सफर किया था और ऐन वक्त पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ न आने पर परेशान थी। वह लड़की दफ्तर में काम करती थी और कराची में मूसा नामी एक अयार शख्स ने अपनी शान चौकों से मरूब करके उसे अपने साथ अमादा कर लिया था और फिर एक रवायती सी कहानी का सहारा लेकर मेरी दानिश में एमी को हेरोइन की एक कीमती खेप के साथ तनहार रूम रवाना कर दिया था, जहां एक मुकर्रर होटल में क़याम पजीर होने के बाद एमी को बाखबर किए बगैर सूटकेस समेत वो हेरोइन किसी को हवाले करने की हदायत मिलने का इम्कान था। एमी को मैंने अपनी खदशात से आगाह कर दिया था और वो मुश्तबा सूटकेस रूम एयरपोर्ट पर लवारिस छोड़कर निकल जाने पर आमादा हो गई थी। उसके बाद मेरा और उसका कोई राब्ता नहीं रहा था। अब उसे यूं पुरस्रार हालात में अपने साथ इस मकान में मौजूद पाकर मेरा हैरान होना फितरी अमर था। दूसरी तरफ उसकी मुस्कुराहट में शामिल इत्मीनान से यह जाहिर हो रहा था कि वो इस मकान में मेरी मौजूदगी से लाइल नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कई सालों के बाद मैं अपनी हैरत पर काबू पाकर उससे सवाल करने के काबिल हो सका था। मैं तो कई दिन से यहीं रह रही हूँ, वो मुझे कुर्सी पेश करते हुए बोली। लेकिन तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हें पीटर के साथ देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ सका था कि दुनिया इतनी मुख्तसर हो सकती है। चंद रोज बेशतर हम दुराने परवाज मिलकर बेचड़ गए और आज तुम फिर मेरे मेहमान हो। उसकी आंखों में एतमाद की चमक मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वह जो कुछ कह रही थी उसके बारे में पुरयकीन थी और अगर हमारे खिलाफ कुछ साजिश की गई थी तो कम अज कम वो उसमें शरीक नहीं थी। ये पीटर कौन है? मैंने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। बहुत अच्छा और मेहरबान आदमी है, शायद हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। और बात करते करते एकदम चौंक कर बोली, मगर वो तो शायद तुम्हारा शनासा है। ये किस बिना पर कह रही हो? रूम में मैं नाकाबिले बयान दुश्वारियों से दुचार हो गई थी। वो गहरा सांस लेकर बोली, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल करते हुए मूसा का सूटकेस एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया था। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से मूसा का फोन आया और उसने अपना सूटकेस मुझे अपने किसी अतालवी दोस्त के हवाले करने का मशवरा दिया जो होरेशो के नाम से मुझसे मिलने वाला था। वो लोग मुझसे मूसा के सूटकेस का मुतालबा कर रहे थे। उसी दौरान में पुलिस की गाड़ी आती नजर आई और वो गुंडे मेरा वेंटी बैग छीन कर मुख्तलिफ समतों में फरार हो गए और पुलिस ने मुझे धर लिया। पासपोर्ट समेत मेरे शनाख्ती कागजात वेंटी बैग में थे, इसलिए मैं पुलिस वालों को मुतमिन न कर सकी और मुझे इटली में गैर कानूनी दाखिले के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चंद घंटों के अंदर ही पीटर एक फरिश्ता रहमत बनकर नमूदार हुआ और मुझे जमानत पर रिहा करके अपने साथ ले गया। फिर उसी ने मेरे तमाम कागजात तैयार करवाए और अगले दिन हम एक साथ रूम से रवाना होकर लंदन आ गए। जब वह तुम्हारे लिए अजनबी था तो तुम्हारी जमानत कराने कैसे पहुंचा? एमी के बयान की रोशनी में मुझे पीटर का किरदार बहुत ज्यादा मशकूक नजर आ रहा था। वो एक खैराती इदारे का सरगर्म रुकन है जो इटली में जरूरतमंद गैर मुल्की गैर सियाहों को माली और कानूनी मदद फराहम करता है। इस इदारे के जरिए उसे मेरी कवायद का इल्म हुआ था और उसने तुमसे तुम्हारी गिरफ्तारी के असबाब पर खासी तफसीली गुफ्तगू की होगी। वो खुद बात ना भी छेड़ता तो मैं खुद उसे हर बात मंदवन बता देती। उसने कहा, मूसा के बारे में उसकी राय भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं थी।
तुमने उसे यह भी बता दिया होगा कि मूसा का दिया हुआ सूटकेस तुमने एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया था। मैंने उससे कोई बात नहीं छुपाई थी, बल्कि यहाँ तक बता दिया था कि मुझे मूसा पर हरगिज शुबा ना होता। अगर दौरान परवाज तुमने मुझे मशवरा न दिया होता, फिर मेरी और उसकी शनासाई का जिक्र कहाँ से आ गया? तुम्हारा जिक्र आने पर उसने मुझसे तुम्हारा हुलिया दरियाफ्त किया था। फिर बताया कि पाकिस्तान में उसका भी एक करीबी दोस्त है जो बहुत ज़हीन है, मगर अक्सर अपना नाम बदलता रहता है। वो तुम्हें अकबर की बजाय किसी और नाम से जानता है। वो फखरिया लहजे में कह रही थी। उसका ख्याल था कि मेरा बताया हुआ हुलिया उसका दोस्त ही का था। इस ख्याल की तायीद किस तरह मुमकिन हो सकी थी? मैंने सवाल किया। उसकी कहानी मेरे लिए बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हो रही थी। पीटर बहुत चालाक और खुदगर्ज आदमी था और यकीनी तौर पर किसी फलाई इदारे का रुकन होने की बजाय होरेशो के साथियों में से था। होरेशो की नाकामी के बाद उसने बहुत चालाकी के साथ एमी की हमदर्दियां हासिल की और न सिर्फ हेरोइन वाले सूटकेस का पता चला लिया, बल्कि उससे मेरे बरतानिया के सफर के बारे में भी बहुत कुछ मालूम कर लिया। एमी फ्रांसिस वतन से दूर आकर खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी, लिहाजा उसने खुद को पूरी तरह पीटर के हवाले कर दिया, जो उसे शादी की उम्मीद दिलाकर लंदन ले आया। मगर मैं उस नतीजे पर पहुंचा था कि उसने मुझ पर हाथ डालने के लिए एमी को चारा बनाया था और आखिरकार एमी की जात का सहारा लिए बगैर मुझे जेर करने में कामयाब हो गया था। उसकी जात के बारे में मेरे दिल में शदीद तजस्सुस बेदार हो चुका था। वो कौन था जो रूम में बैठकर मेरे बारे में इतना बाखबर था? एमी के जवाब ने पीटर के बारे में मेरे शुबहात की तस्दीक कर दी। वो कह रही थी, पीटर ने मुझे अपने चीदा चीदा एशियाई और सफेदफाम दोस्तों की तस्वीर का एल्बम दिखाया था। उसमें तुम्हारी तस्वीर भी मौजूद थी। जब मैंने तुम्हें पहचाना तो बहुत माजूज हुआ था और देर तक दिल खोल कर हंसता रहा था। मगर मेरी यादाश्त के किसी खाने में पीटर का नाम नहीं है। मैंने उसे हकायक से आगाह करने के बजाय अपने जहन पर जोर देने की अदाकारी करते हुए कहा, हो सकता है कि तुम भी उसे किसी और नाम से पहचानते हो। वह हंसते हुए बोली, ठहरो मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाती हूँ, इस तरह तुम्हारी यादाश्त ताज़ा हो सकेगी। पोथी और किताबों की एक अलमारी में चंद मिनट की कोशिश के बाद एक तस्वीर लिए मेरे सामने खड़ी हुई। यह तस्वीर मुझे इत्तेफाकन मिल गई, जो मैंने यहाँ किताबों में दबा दी थी। करीब आकर उसने तस्वीर मेरे हाथ में दी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो 100% वीरा के बाप जिमी लाइट की तस्वीर थी, जो मैं लाइट्स कॉटेज के तहखाने में किसी और अंदाज में पहले भी देख चुका था। वो तस्वीर पहचानते चंद सानियों के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका मतलब था कि उस बार मैं वीरा की कोशिश से आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि हवालात से निकलकर बराह रास्त शी के सरबराह जिमी लाइट का कैदी बन गया था, जो वीरा के बयान के मुताबिक डॉन मर्सियानो के नाम से एक घटिया दलाल के तौर पर पहचाना जाता था। और दूसरी तरफ पीटर के रूप में एमी को अपने साथ सुहाने सपने दिखाकर अहमक बना रहा था। पहली वो सूरत हाल यक बयक बहुत संगीन हो गई थी। पीटर हम दोनों को खुद यहाँ लाया था। चंद सानियों की सकूत के बाद मैंने सवाल किया, एम्बुलेंस में टलवा कर लाया था? तुम दोनों किसी हादसे में जख्मी होकर उसी सड़क के किनारे पड़े हुए मिले थे। ये सब बकवास है। एक बार गुस्सा आने के बाद मेरी जहनी रूह बहती ही चली गई। तुम्हें और हमें वो एक ही जगह से लाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जमानत ली गई थी और हम दोनों को हवालात से अगवा करके यहाँ पहुंचाया गया है, और अब हम तीनों यहाँ उसकी कैद में हैं। मुझे तुमसे खौफ आ रहा है। वो मुझसे नजरें चुराते हुए हकला कर बोली, पता नहीं तुम्हें पीटर की हर बात पर शुबा क्यों हो रहा है। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें मेरी और उसकी शादी की खबर से ज़हनी सदमा पहुंचा है, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। पीटर पुरस्तिश के लायक है। उसके मुख्तसर सी खोपड़ी पर सिर्फ इश्क और पीटर की अजमत का भूत सवार था। लिहाजा मैं पैर पटकता हुआ स्टडी से बाहर निकला। रास्ते ही में सुल्तान शाह से मुठभेड़ हो गई, जो किचन से शिकम सैर होकर बारौनक चेहरे के साथ मेरी तलाश में उसी तरफ आ रहा था। कौन मिल गया? किससे बातें कर रहे थे? उसने सामना होते ही मेरे तेवरों का अंदाजा किए बगैर सवाल दाग दिया। वीरा की वालदा से बातें कर रहा था। मैंने किचन की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखते हुए जले भुने लहजे में कहा, वीरा की वालदा? हैरिस उसका मुंह भाड़ की तरह खुल गया और मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, अमलन वो वीरा की सुतेली माँ बन चुकी है और 2-4 रोज में बाकायदा शादी का ख्वाब देख रही है। मैंने उसकी पुश्त पर हाथ मारते हुए कहा, किसकी बात कर रहे हो? जरा खुलकर बताओ ना। उसकी हैरत बढ़ती जा रही थी। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। इस वक्त हम बराह रास्त जिमी लाइट की कैद में हैं और खुद ही हमें वो यहाँ लाया है। मैंने कहा। जिस्म की छाप पर वो भोंचका रह गया और मैं मुख्तसर अल्फाज में उसे एमी फ्रांसिस और पीटर के किस्से की तफसीलात से आगाह करने लगा, जो उसके लिए बेअतबारी की हद तक हैरान कुन साबित हो रही थी। बातें करते हुए हम किचन में पहुंच गए, जहां सुल्तान शाह ने अपनी झूठी प्लेटें साफ करने के बाद मेरे लिए मेज सजाई हुई थी। उस एहतमाम के लिए उसने सिर्फ जमी हुई ग़िज़ाओं पर ही इंसार नहीं किया था, बल्कि चूल्हा जलाकर कुछ गर्मा गर्म चीज़ें भी तैयार कर डाली थी, जिनसे इंसाफ करते हुए मैंने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। मेरे लिए तो ये सब नाकाबिले यकीन है। मेरे खामोश होने पर वो तहय्युर ज़दा लहज़े में बोला, समझ में नहीं आता कि वीरा और जोड़ी की तरफ से रिहाई की उम्मीद करते हुए जिमी लाइट अचानक कहाँ से आ कूदा, और मेरे लिए समझना दुश्वार हो रहा है कि उसने हमें किस मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। अगर पुलिस स्टेशन के अमले में उसके आदमी मौजूद थे तो ज़्यादा सहल ये होता कि हमें हवालात ही में जहर देकर ख़त्म करा देता। इस पूरे खेल में अहम किरदार उसी मुसल्ला सिपाही का है जिसने हमें रुक्का पहुंचाया था। मैंने कहा,
ये बात तो समझ में आती है कि उस सिपाही ने डकैती वाली तस्वीर की रोशनी में तुम्हें पहचान कर शी में अपने उस आका को इतला दी होगी जो उससे काम लेता रहा है। फिर धमाके की आड़ में हमें हवालात से फरार कराते ही बाहर बेबस कर लिया क्या। मगर ये जिमी लाइट वाली बात हल्क से नहीं उतरती। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि शी के लिए वो महज एक नाम है। शुरू से उसे कोई भी नहीं पहचानता। अगर वीरा ने लाइट्स कार्टेज में अपने बाप की तस्वीर न पहचानी होती तो एमी की दिखाई हुई तस्वीर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी होती। हो सकता है कि जिमी लाइट्स एक आम कारकुन की तरह उस टोली में शामिल रहा जिसने हमें पुलिस स्टेशन का अहाता फांदते ही बेहोश किया था। उसी वक्त अचानक एमी किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई। उस वक्त उसकी आंखों में जिंदगी की चमक के बजाय अजीब सी ताल्लुक और बेरौनकी रची हुई थी। अब यहाँ क्यों आई हो? मैंने उसीले लहजे में सवाल किया। तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करने आई थी। उसके होठों से कमजोर सी आवाज खारिज हुई। सुल्तान शाह हैरत से उसकी तरफ तके जा रहा था। मैं अब तुम्हारे हाथों बेहोश होने के बजाय अपनी नींद सोना पसंद करूंगा, मैंने चिड़चिड़े लहजे में कहा। तुम्हें हमारे लिए कोई जहमत करने की जरूरत नहीं, अपना काम हम खुद कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, मायूसाना लहजे में बोली, मगर मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अगर तुम मुझे जहाज में मशवरा ना देते तो मैं पीटर जैसे बेमिसाल आदमी से कभी ना मिल पाती। चाहे तुम्हें मालूम नहीं कि वो तुम्हारी उम्र की एक लड़की का बाप भी है। हुआ करे। वो मेरी बात काट कर बोली। पीटर के तस्करे पर उसकी आंखों में फिर चमक कूद कर आई थी। उसकी उम्र कुछ भी हो मगर वो कुव्वत मर्दानगी और किरदार में अपना सानी नहीं रखता। जाओ उसकी तस्वीर सीने से लगाकर दुआ करो कि जल्द अज जल्द जिंदा सलामत लौटाए, मैंने फुचकारते हुए मज़हक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जरा ये तो बताती जाओ कि इस वक्त बाहर दिन है या रात। अचानक सुल्तान शाह ने हाँक लगाई और वो जाते जाते फिर रुकी और मैं सुल्तान शाह को गैर आलूद नजरों से घूर कर रह गया। दिन ही होगा, वो बोली। अगर किसी काम के लिए मेरी जरूरत महसूस करो तो मुझे खुशी होगी। फिर यह भी बता दो कि यह जगह लंदन के किस हिस्से में वाक़ई है। इस बार मैंने सवाल किया था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं, बस ये बता सकती हूँ कि हम एक तवील सफ़र के बाद यहाँ पहुंचे थे। फिर वो ख्वाबनाक अंदाज में चलती हुई वहां से वापस चली गई। मुझे तो ये अपने होशो हवास में नजर ही नहीं आती। सुल्तान शाह ने कहा, जब वो यहाँ आई थी तो तुमने देखा था कि उसकी आंखों में कैसी भयानक लाताल की झांक रही थी। मेरा ख्याल है कि ये लड़की मस्किन दवाओं के जेर असर है, मैंने राय दी। और उसके दिमाग पर जिमी लाइट की गिरफ्त इतनी मजबूत है कि उसके चले जाने के बावजूद ये तसलसल के साथ अपनी डोज ले रही है, वरना ये इतनी कुन ज़हन हरगिज नहीं थी। इशारे से बात की तह तक पहुंच जाती थी। इस बार कैद होते ही हम जमूद की इज्जत में आ गए। सुल्तान शाह ने मेरे लिए प्याले में चाय बनाते हुए कहा, यूं महसूस हो रहा है जैसे हम पसपाई इख्तियार करते हुए दीवार से आगे हो और अब कोई भी लम्हा हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है जिसे किसी कीमत पर ना टाला जा सकेगा। मैं अभी इतना मायूस नहीं हुआ। इस इमारत में सबसे बड़ी खराबी यह है कि अंदर सारी ही आसाइशें मौजूद होने के बावजूद बाहर की दुनिया से रब्ता मुनक़ता है। मैं कोशिश के बावजूद कहीं फ़ोन का सुराग नहीं लगा सका। बाइस राब्ते की कोई सूरत निकल आए तो ये बाजी आसानी से पलट सकती है। खिड़कियों पर तवा आजमाई क्यों नहीं करते? तो उसने चौंक कर कहा, बड़े बड़े शीशों पर कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। शीशे तोड़कर ब्लाइंड्स उखाड़ना ज्यादा दुश्वार नहीं होगा। हमारा हरीफ जिमी लाइट है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि सारे शीशे बुलेट प्रूफ होंगे, उन्हें तोड़ना आसान न होगा। अभी लो। सुल्तान शाह ने यह कहते ही मेज पर से एक छुरी उठाकर पूरी कुव्वत के साथ किचन की वाहिद खिड़की की शीशे पर्दे मारी। ये छुरी एक पुरशोर छनाके के साथ शीशे से टकराकर चित्त होगी और फर्श पर आ गिरी। सुल्तान शाह के चेहरे पर मायूसी की लहर तोड़ गई। मैं उस सूरत हाल से नजात के इम्कानात पर गौर करने लगा। सारा दिन उसी चार दीवारी में बेमकसद भटकते हुए गुजर गया, लेकिन वो जमूद तोड़ने की कोई राज सोच न सकी। उस दौरान में कई बार एमी से भी सामना हुआ और उसकी ज़हनी कैफियत का सही इतराक होने के बाद मुझे अपने उस रवैये पर नदामत महसूस होने लगी जो मैंने उसके साथ पहली मुलाकात में इख्तियार किया था। उसके अजाले के लिए मैंने बाद में एमी के साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया, जिसका नतीजा ये निकला कि हम तीनों ने दोस्ताना फिजा में साथ बैठकर खाना खाने से पहले एमी की ख्वाबगाह में एक मुख्तसर सी नशिस्त जमाई, जहाँ एक कैबिनेट में स्काच और उम्दा किस्म की सुर्ख सफ़ेद वाइन की चंद मुंतखब बोतलें मौजूद थी। खाने के फौरन बाद एमी अपने कमरे में चली गई और हम दोनों अपनी ख्वाबगाह में आकर रिमी खेलने में मसरूफ हो गए। दिन भर की मगजनी के बाद थोड़ी सी स्काच मैदे में उतारने के बाद मैंने हालात से बेपरवाही इख्तियार करके वक्त गुजारने का फैसला कर लिया। बाद में जो हालात सामने आते उनके मुताबिक फौरी तौर पर नई हिकमत अमली मुरतब की जा सकती थी। उस बारे में पहले से सोच सोच कर अपनी जान को रोक लगाए रखना बेसूद था। सुल्तान शाह रिमी के तीसरे हाथ के पत्ते बांट रहा था कि अचानक कमरे में एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी और हम दोनों बेसाख्ता उछल पड़े। मुझे उम्मीद है कि यह बंदोबस्त तुम्हें पसंद आया होगा। बोलने वाला का लहजा साफ और तहक्कुम में बेस था, लेकिन आवाज के साथ हल्का सा रेडियाई शोर भी गूंजा था, जिसकी वजह से मेरी तवज्जो फौरन ही किसी ऐसे रेडियाई इंस्ट्रूमेंट की तरफ तलाश में मबसूल हो गई जिससे मवासलाती राब्ते का काम लिया जा सके। जबकि दिन में मैं किसी बग या ट्रांसमीटर की तलाश में पूरा घर किसी कामयाबी के बगैर छान चुका था, लेकिन उस वक्त मैं आवाज के मखरज का तयन करने में कामयाब हो गया, जो ख्वाबगाह में रखे हुए एक सुबक से चौबी सोफे का निचला हिस्सा था, जिस पर बाहर से मसनूई चमड़ा मुंडा हुआ था। सिर्फ मेजबान की कमी है, वरना यहाँ हर आसाइश
मौजूद है, मैंने कदरे बुलंद आवाज में कहा, जो दूसरी तरफ सुन लगी, जिसका मतलब था कि वो जदीद मवासलाती सिलसिला 2 मुख्तलिफ चैनलों पर काम कर रहा था। मेज़बान लड़की पसंद नहीं आई। आवाज़ में हल्का सा तंज था। लड़की तो शुरू से ही पसंद है, लेकिन तुम उसे तबाही के रास्ते पर डाल चुके हो। उसका ज़हन माऊफ होता जा रहा है। मैंने अपने दिल की तेज़ धड़कनों के दरमियान कहा, लड़की अब अपने काम पूरा कर चुकी है, उसे बहुत जल्द सारे दुखों से निजात मिल जाएगी। चाहे तुम पीटर बोल रहे हो, वो लड़की तो तुम्हारी ज़ात के तिलिस्म में गिरफ्तार है। मेरा पूरा नाम पीटर इंच है। आवाज़ गंभीर होगी। लड़की के जरिए मुझे अपनी तस्वीर तुम तक पहुंचाना थी, ताकि ये देख सकूं कि तुम मुझे पहचानते हो या नहीं। उसने अपना काम बेखबरी के बावजूद पूरा कर दिया। अब इस बात में कोई शुबा नहीं रहा कि तुम लाइट्स कॉटेज के उस मखसूस हिस्से में रसाई हासिल कर चुके थे जहां मेरी तस्वीर मुकफ्फल रहती थी। उसका मतलब है कि तुमने मेरी और एमी की गुफ्तगू सुन ली थी। मैंने सुबह से अब तक इस इमारत में ले जाने वाली सांसों की आवाज़ें तक सुनी है। तुम दोनों को वहां छोड़ने का मकसद यही था कि मैं दूर रहकर तुम्हारी गुफ्तगू सुनता रहूं, लेकिन तुमसे 2 तरफा राब्ते का जरिया सिर्फ इसी ख्वाब में है। क्या तुम शायद अभी रेमी खेल रहे थे? अपने अगवा, मेज़बानी और फिर निगरानी का मकसद मेरी समझ में अब तक नहीं आ सका। पाकिस्तान हमेशा मेरी सबसे आसान पैदावारी मंडी रहा है, लेकिन जिस दिन से तुमने सर उठाया उसी दिन से मुझे अपना बेशतर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते हुए गुजारना पड़ता है। अब मैं पाकिस्तान में तुम्हारे लिए काम करने वाले हर फर्द का खात्मा चाहता हूँ, और इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। लेकिन ये याद रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ पीटर इंच हूँ। मेरा कोई दूसरा नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। तुम्हारे इंच, फुट या गज होने से मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम जो हो वही रहोगे। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका। मैं तुम्हारी किसी बदतमीजी को नजरअंदाज करने पर मजबूर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मजबूरियों से लुत्फअंदोज होना चाहता हूँ। लिहाजा सुनो कि तुम्हारी लंदन आमद की पहली इत्तला मुझे इत्तेफाकन एमी से मिली थी। तुम्हारी तस्वीर की शिनाख्त के बाद में एमी समेत लंदन आ गया और दाऊद को तुम्हारी राह पर लगा दिया, क्योंकि तुम्हारा मसला असूलन उसी को भुगतना चाहिए था। मगर वो तमाम रायतें हासिल करके भी सुरखरुई हासिल न कर सका, बल्कि उसकी नाअहली ने तुम्हारे हौसले बढ़ा दिए और तुम्हारे रास्ते बंद करने के लिए तुम्हारी तस्वीर की अशात जरूरी समझते हुए डकैती का वाकया बना लिया गया। ये तुम्हारी बदकिस्मती थी कि तुम गैर मुतवक्का तौर पर पुलिस के हाथ लग गए, लेकिन मुजरिम तुम मेरे थे। अदालती किस्सों में तुम न जाने क्या क्या हाजियान बक सकते थे। लिहाजा अपने मुखबर से तुम्हारी गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही मैंने तुम्हें उठवाने का मंसूबा बना लिया। मुझे मालूम था कि वीरा के दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा है और तुम उसकी तरफ से पुरुमीद होगे। लिहाजा तुम्हारी इस कमजोरी से फायदा उठाया गया और अब तुम मेरे कैदी हो। ये याद रखना तुम्हारी जिंदगी का इन्हिसार अब खुद तुम पर है। मुझसे मुखासमत मोल ली तो मरने की 1000 दिल ख्वाहिशों के बावजूद मर नहीं सकोगे, और अगर मतलूबा मालूमात मुहैया कर दी तो हमेशा इसी मकान में मेरे कैद में रहोगे और सुकून से अपनी तिब्बी उम्र गुजार सकोगे। यह भी मुमकिन है कि वीरा किसी वक्त खुद को अहल साबित करके किसी मनसब पर आ जाए तो तुम्हें उसके कदमों में डाल दिया जाए। क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारी निस्बत वीरा का दावा हकीकत पर मबनी है? साथियात में दखल अंदाज होने की जरूरत नहीं। उसकी गुराट सुनाई थी। इसमें साथ पर सिर्फ वही मोहरे आगे बढ़ते हैं जिन्हें मेरी शह हासिल हो, वरना वो पीट दिए जाते हैं। मेरे गिरद ऐसे बेशुमार मर्द और औरतें मौजूद हैं जो मुझे अपना सब कुछ समझते हैं। मुझे इसमें किसी नाम के इजाफे से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारी पेशकश पर गौर करने के लिए मोहलत चाहता हूँ। मैंने कदर सुकून के साथ कहा, पाकिस्तान में मेरे साथियों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ वो उसी लहजा में गुरा है, और मैं दिल ही दिल में उसकी हमाकत पर हंस कर रह गया। वो मेरे बारे में खाक जानता था, तो नफरी जमात को वो अपना कैदी बनाकर उसकी साबका इंतकामी कार्रवाइयों को महज इसलिए किसी गिरोह से मंसूब कर रहा था कि उसके नज़दीक बेखौफी और बेजिगरी का मफहूम बहुत महदूद था। तुम दोनों मेरे कैदी और तुम्हारी साथी लड़की कहीं रोपोश है, वो कह रहा था। सोनिया वाली कहानी पुलिस वालों को चक्कर दे सकती है, मगर मुझे नहीं। जल्द या बदेर वो भी तुम्हारे साथ होगी, लेकिन उसे तुम्हारे आदमियों से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गजाला के जिक्र पर मैंने अपने वजूद में भड़क उठने वाली आग पर काबू पाते हुए कहा, क्या ये कोई धमकी है? कैदी धमकी नहीं देते, इल्तिजा कर सकते हैं। मौजू की नज़ाकत के पेश नज़र मैंने लहजा और नरम कर लिया। मेरे जवाब पर वो खुश हो गया। मैं जमानत देता हूँ, अगर वो मेरे आदमियों से मुकाबला करते हुए भी मारी गई तो उसकी मौत आबरूमंदाना होगी। जिंदगी और मौत का इंतखाब खुद उसका अपना होगा। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा कैदी हूँ। कमजरफ दुश्मन से बड़ी अजियत कोई और नहीं होती। इस बार अल्फाज मेरे दिल से निकले थे, क्योंकि जिमी लॉयड ने गजाला के बारे में एक जमानत देकर मेरे सिरे से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था। सोचने के लिए तुम कितनी मोहलत चाहते हो? तो उसने सवाल किया। फिर बदले हुए लहजे में उसकी आवाज़ उभरी, ये याद रखना कि अब मेरे साथ कोई मक्कारी नहीं चल सकेगी। मैं जब चाहूँ जलील करके तुम्हें जुबान खोलने पर मजबूर कर सकता हूँ। तुम्हें समझौते की पेशकश करके मैं सिर्फ इस बात की कीमत अदा कर रहा हूँ कि मेरे बारे में तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही जान चुके हो। सिर्फ 2 दिन, और वो भी तुम्हारे अल्फाज का वजन परखने के लिए। मैंने कहा, तुम खुद एतराफ़ कर रहे हो कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो किसी के इल्म में नहीं है। मतलूबा मालूमात हासिल करने के बाद कौन सी कुव्वत तुम्हें मेरे कत्ल से बाज रख सकेगी? जिस लम्हे ये नुक्ता समझ में आ गया, मैं सब कुछ उगलता चला जाऊँगा। ये मेरा ज़र्फ है कि मैं तुमसे इतनी बात कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी मौत मेरे सारे मसाइल का आसान हल है।
तुम वापस न लौट सकोगे। पाकिस्तान में तुम्हारा गिरोह खुद बिखर जाएगा। न जाने क्यों मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 2 रोज देता हूँ, मगर ये याद रखना कि जरा भी शरारत करने की कोशिश की तो हथेलियां और जुबान कटवा कर किसी कूड़े घर में फेंकवा दूंगा और तुम उम्र भर किसी को कुछ न बता सकोगे। साथ साथ डकैती के मुकदमे में उम्र कैद भी भुगतना पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, मैंने दिल खड़ा करके कहा। इस वक्त मैं उस बुरी तरह बेबस हुआ था कि उससे वक्त हासिल करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुमसे राब्ता कैसे कायम कर सकूंगा? मेरा यह ऑपरेटर हर वक्त ऑन रहता है। इसके अलावा इस मकान में पैदा होने वाली आवाज़ें 16 पॉइंट से मॉनिटर की जाती हैं। मेरी गैर मौजूदगी में यह सब रिकॉर्ड होता रहता है। जब भी तुम्हारा पैगाम मिला, वक्त मिलते ही मैं खुद तुमसे बात कर लूँगा। क्या मैं खुला आसमान देखने को तस क्या हूँ? नामुमकिन। उसका लहजा अटल था। ऐसी कोई भी कोशिश खुदकुशी के बराबर होगी। बुलेट प्रूफ शीशे तुमने आजमा लिए, उनके बाहर आहनी ब्लाइंड्स में हर वक्त ताकतवर बरखी रो तोड़ती रहती है। इसके अलावा 2 मुसल्लह मुहाफिज दिन रात पहरा देते रहते हैं। तुम्हें अब इस 4 दीवारी में रहना है। हालात से समझौता करना सीखो। एमी के जिस नाखुशगवार अंजाम का तुमने जिक्र किया था, उसमें कोई तब्दीली हो सकती है। सिफारिशों के बजाय अपने मुस्तकबिल पर ध्यान दो। उसका लहजा दुरुस्त हो गया। मैं अपने तरीकों पर काम करने का आदी हूँ और मैं किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। मैं खामोश रहा और दूसरी तरफ से गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। गनीमत है कि बाहर की दुनिया से कोई आवाज़ तो सुनाई थी। कुछ देर के इंतजार के बाद सुल्तान शाह ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अंग्रेजी से वाजबी वाकफियत के बावजूद शायद मसले की संगीनी पूरी तरह उसके जहन में नहीं समा सकी थी, वरना वो भी मेरी तरह परेशान हो गया होता। हमें सारी उम्र कैद रहना होगा। मैंने सुल्तान शाह की आंखों में देखते हुए कहा, अब यह फैसला हमारे हाथ में है कि इसी मकान में रहते हैं या किसी अजियत खाने में मुंतकिल हो जाए। उसके इस्तफसार पर मैंने उसे अपनी और जिमी लाइट की गुफ्तगू का खुलासा सुना दिया। ये खुली बकवास है। मेरे खामोश होने पर सुल्तान शाह बेतबारी के साथ बोला, वो कोई मशीनरी नहीं है जो हमें खिदमत खल्क के नाम पर सारी जिंदगी यहाँ पालता रहेगा। वो यकीनन किसी लंबे चक्कर में तुम्हें अपने मकसद से आगाह किए बगैर वो कोई ऐसी बात मालूम करना चाहता है जो हमारी नज़रों में बिल्कुल बेवकूफ़ होगी। बहरहाल 2 रोज़ में हमें सोच समझ कर फैसला करना है और ये भी जहन में रखना है कि हमारे से फरार की कोई कोशिश बराबर ना हो सकेगी। हमें पीटर रेंज के साथ कोई ना कोई समझौता करना ही होगा। पागल हुए हो? वो आंखें निकाल कर बोला, दुश्मन से समझौता कैसे हो सकता है? वो अपना उल्लू सीधा करते ही हमें ठिकाने लगा देगा और तुम उसे उसके वादों की दुहाई देते रह जाओगे। और एक मजबूरी ये भी है कि यहाँ 16 हिसास माइक्रोफोन नस्ब है जिनके जरिए वो हमारे एक एक लफ्ज़ से बाखबर रहता है। मैंने दानिस्ता धीमा लहजा कर लिया था, जैसे सुल्तान शाह को कोई राज की बात बता रहा हूँ। यह और बात है कि उसे उर्दू का तर्जुमा हासिल करने के लिए कुछ वक्त लग जाएगा। अब हम कैदी हैं तो उसे पूरा इख्तियार है कि हमें जिस तरह चाहे रखे, मगर मैं ज़िंदगी की उम्मीद में उसका आलाकार बनना पसंद नहीं करूँगा। अगर मरना ही है तो ये एहसास दिलाकर मरूंगा कि मैंने जानते हुए मौत को अपने गले से लगाया है। उसकी किसी मक्कारी या जासूसी का निशाना नहीं बनूंगा। बहरहाल अभी हमारे पास 2 दिन है। अगर मैं तुम्हें कायल न कर सका तो जो तुम चाहोगे वो करूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखते ही उसे इशारा करते पुरख्याल लहजे में कहा और बिस्तर पर तराश हो गया। जिमी लाइट बहुत चालाक शख्स था, लेकिन मैंने उसकी गुफ्तगू से उसकी कमजोरी भांप ली थी। उसने अपने और वीरा के रिश्ते के बारे में मेरे सवाल पर अपनी खफगी का इजहार किया था, मगर उसके साथ ये भी कहा गया था कि तंजीम में वही कारकुन आगे बढ़ते हैं जिनकी वो खुद पुष्ट पनाही करता है। वीरा को पाकिस्तान की हद तक तंजीम में एक अहम मकाम हासिल था। लंदन में भी शुगर क्वीन के नाम से वो सरगर्म रही थी। फिर पिछले दिनों दाऊद के मुकाबले में शी के बड़ों से मुखासबत के बाद जिस तरह उसकी सरकशी को नज़रअंदाज करके दोबारा शी की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उनकी बुनियाद पर नतीजा अखज़ करना दुश्वार नहीं था कि उसे ढके छुपे अंदाज में जिमी लाइट की हमायत हासिल थी और तंजीम के सरबराह लोग जो जिमी लाइट की नाराजगी के खौफ से वीरा की बेअतदालियों और कोताहियों की निशानदेही में जरूरत से ज्यादा मोहतात रहते थे। उन खुली खुली अलामतों की रोशनी में कम अज कम मेरे लिए यह नतीजा अखज़ करना दुश्वार नहीं था कि बज़ाहिर जिमी उस रिश्ते के एतराफ़ से गुरेज करता था, लेकिन वीरा की तरफ से उसके दिल में चोर मौजूद था, जिसकी वजह से वो वीरा की बहुत सी हरकतों की तरफ से चचम पोची इख्तियार किए रहता था। उसकी दानिश में मैं शी का मुजरिम था, लेकिन उसने एतराफ़ किया था कि वो इस बात से बुरी तरह बाखबर था कि वीरा मेरे लिए अपने दिल में नरम कोशा रखती थी, मगर मुझसे मरासम रखने पर उसने कभी वीरा से जवाब तलब नहीं किया था। बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि अगर कभी वीरा अपनी अहलियत की बिना पर किसी बड़े मनसब पर फाइज हुई तो उसे मेरे मुकद्दर का फैसला करने का खुला इख्तियार मिल जाएगा, जिस पर खुद उसे कोई एतराज़ नहीं था। बिस्तर के पुरस्कून आगोश में जिमी लाइट की गुफ्तगू के उन मुंतशिर और बज़ाहिर बेरहम जुमलों को यकजा करने से उसकी उस ख्वाहिश का सबब सामने आ जाता था कि वो मुझे जिंदा देखना चाहता था। गजाला के वजूद से वाकिफ होने के बावजूद उसके जहन के किसी कोशे में ये बात जम गई थी कि वीरा मुझे चाहने लगी थी, लिहाजा वो मुझे अपनी बेटी का महबूब समझकर कुछ रायतें देने पर आमादा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वीरा की रगों में उसी का खून दौड़ रहा है, लेकिन जिंदगी में बाप का शफकत में साया न मिलने की वजह से उसकी तरबियत जिस आज़ाद और बेबाक माहौल में हुई थी, उसने वीरा को सरकश और सिद्धि बना दिया था। वीरा को अपनी बाज़ाब्ता वल्दियत न देकर जिमी लाइट ने उसके हक में एक नाकाबिल तलाफी जुर्म का इर्तिकाब किया था।
और अपनी बेटी के साथ डान मर्सियानो के रूप में उसने एक बेरहम सौदागर बनकर दूसरा जुर्म किया था। गौ उसे इल्म नहीं था कि वीरा उसके उस खनौने रूप को पहचान चुकी थी, मगर उसके दिल में खलिश जरूर रही होगी। उस पस मंजर में वो मेरे बारे में कोई संगदिलाना फैसला करके वीरा के कहर को नहीं ललकारना चाहता था। उसकी दबी दबी सी ख्वाहिश यही मालूम होती थी कि अगर वीरा को अपनी जिंदगी में बाप की मोहब्बत न मिल सकी तो कम अज कम शौहर की मोहब्बत जरूर मिलना चाहिए, और उसकी नजरों में उस मनसब का सजावार मैं करार पा चुका था। मेरी सुल्तान शाह की और गजाला की जिंदगियों के लिए यह जरूरी हो गया था कि जिमी लॉयड के ज़हन में यह गलतफहमी मजबूती के साथ जमी रहे, ताकि वो हमारे बारे में अपनी रवायती संगदिली का मुजाहरा न कर सके, जिसकी एक झलक उसने एमी जैसी मासूम और सादालू लड़की के बारे में बेरहमाना फैसला सादर करके दिखाई थी। उसके लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो अब एमी को ज्यादा मोहलत नहीं देगा, लेकिन वो हमारे साथ उसी छत के नीचे मुकीम थी। तो फिर क्या एमी को वहां से निकाल ले जाने की कोशिश की जाएगी? ये ख्याल ज़हन में उभरती मैं मुस्तरिब हो गया कि अगर ऐसी कोई कोशिश की जाने वाली थी तो वो हमारे लिए निजात का बेहतरीन मौका फराहम कर सकती थी। मैंने जुबान से एक लफ्ज़ भी निकाले बगैर सुल्तान शाह का शाना छूकर उसे खामोशी के साथ बिस्तर छोड़ने का इशारा किया और फिर खुद भी बिस्तर से नीचे कालीन पर उतरा। उस मकान के पूरे फर्श पर दबीज कालीन मौजूद था, मगर फिर भी मैं बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि जिमी लॉयड तक हमारी आवाज़ें पहुंचाने वाले माइक्रोफोन कहाँ कहाँ नस्ब थे। ख्वाबगाह से बाहर निकलकर मैंने इशारों की मदद से बदिक्कत तमाम सुल्तान शाह को अपने मंसूबे से आगाह किया, और जब उसने सर हिलाकर पूरी बात समझने का इशारा किया तो मैं आगे चल दिया और उसे निकासी के दरवाजे के सामने स्टोर में जगह संभालने का इशारा करते हुए खुद एमी के कमरे की तरफ बढ़ गया। एमी अपनी ख्वाबगाह में बड़ी बेफिक्री से सो रही थी कि उसका जायजा लेकर मैं वापस हुआ और किचन के दरवाजे के साथ एक ऐसी जगह बैठ गया जहां से सुल्तान शाह मुझे नजर आ रहा था। मेरा ख्याल था कि शायद वो लोग हमारी बेखबरी में उसी रात एमी को निकाल ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर छुप कर उनकी निगरानी करते हुए हमें उन पर हमला आवर होने का मौका मिल गया तो हमें दुनिया की कोई ताकत इस पिंजरे से फरार होने से न रोक सकेगी। हम लोग 24 घंटे से ज्यादा मुद्दत तक बेहोश रहे थे, फिर शिकम शेर होकर खाने पीने के बाद दोपहर में भी थोड़ी देर ऊँग लिए थे, इसलिए उस वक्त आंखों में दूर दूर तक नींद का पता नहीं था। मेरा अंदाजा था कि उन लोगों के इंतजार में हम आसानी के साथ रात काली कर सकेंगे। बिस्तर से अपने उन खुफिया मोर्चों में मुंतकिल होने के बाद वक्त की रफ्तार यकलख्त सुस्त हो गई थी, मगर फिर भी हमने आधी से ज्यादा रात आंखों ही आंखों में काट दी, जिसके बाद सुल्तान बार बार मुंह फाड़ कर चमाइयां लेने लगा और मुझ पर भी उकताहट का हमला होना शुरू हो गया। आखिरकार 3:30 बजे के करीब हम मायूस होकर दबे कदमों चलते हुए अपनी ख्वाबगाह में वापस आ गए और बिस्तर संभाल लिया। ख्वाबगाह में तवील खामोशी के बाद हम आपस में कोई बात भी नहीं कर सकते थे, वरना दूसरी तरफ से हमारी आवाज़ें सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि हम मकान में खामोशी के साथ कोई कारस्तानी करने की कोशिश कर रहे थे। गनीमत यह था कि दौरे बिस्तर पर मुश्तमिल वो मुसहरी बहुत मजबूत थी। अगर उसकी चोलें आवाज़ पैदा कर रही होती तो हमारे लिए बेख्वाबी की उस आलम में बार बार करवटें बदलना भी दुश्वार हो जाता। फिर न जाने कब मेरी आंख लगी, दोबारा आंख खुली तो वाल कलाक 10 बजा रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि वह सुबह ही के 10 बजे थे, लेकिन सुल्तान शाह का बिस्तर खाली था। शायद वो मुझसे पहले ही बेदार हो गया था। मैं गुसलखाने से फारिग होकर किचन में पहुंचा तो सुल्तान शाह अंडे फ्राई कर रहा था। एमी गायब है। मुझे देखते ही उसने बुलंद आवाज में यूं ऐलान किया जैसे एमी की गुमशुदगी उसके लिए सरासर गैर मुतवक्का रही हो, और मैं दिल ही दिल में खुद को मुलामत करने लगा। एमी के बारे में मेरी छठी की वार्निंग बिल्कुल दुरुस्त और बरवक्त थी, लेकिन हम दोनों के असाब तवील और उकता देने वाले इंतजार की मुशक्कत बर्दाश्त न कर सके और हमें वहां से निकलने का एक सुनहरा मौका हाथ आते आते रह गया।